अब मार्वल के सारे शो हिंदी में भी आ रहे हैं, तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन शो के तुरंत आने के बाद मैं उसके हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग की वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने। तो आपसे एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं आया करेगा, सिर्फ और सिर्फ हिडन डिटेल्स और जो उसके अंदर चीजें मिस कर दी गई हैं वो आएंगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फाल्कन द विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 की कुछ डिटेल्स के बारे में, जो कि आपने डेफिनेटली मिस कर दी होगी। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें जॉन वॉकर दिखाए जाते हैं और साथ साथ उसका जो एक तरह का साइड किक है वो दिखाया जाता है, जिसने अपना खुद का नाम रखा है बैटल स्टार। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डिटेल्स इसके बारे में। वो एक्चुअली में अपना नाम बैटल स्टार क्यों रखता है। जब पुराने समय के अंदर कॉमिक्स के अंदर जब जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका बना था तो उसको एक साइड कैरेक्टर चाहिए था, लेकिन उसने अपना नाम बैटल स्टार क्यों रखा। जब पुराने समय की बात है, जब हमारे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था, उसके साइड कैरेक्टर यानी कि उसके साइड किक नाम था बकी। लेकिन उस वक्त हमारे बहुत ही पुराने समय के अंदर जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, ब्लैक लोग थे, उन सबको भी चिढ़ाने के लिए बकी बोला जाता था। और इस बात को हटाने के लिए, इस बात को रिमूव करने के लिए जो नया कैप्टन अमेरिका बना था यानी कि जॉन वॉकर, उसके साइड कैरेक्टर ने अपना नाम बकी ना रख के उसने अपना खुद का नाम रखा बैटल स्टार, जो कि काफी अच्छा कॉमिक बुक रेफरेंस है। कॉमिक्स के अंदर एक पॉइंट के अंदर जॉन वॉकर जो है वो शुरुआती में तो बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन आने वाले समय के अंदर साथ साथ बैटल स्टार भी इसके साथ में दोनों बुरे बन गए थे। तो इस शो के अंदर भी हम देख सकते हैं कि शुरुआत जब लोगों को दिखाया गया है तो ऐसे दिखाया गया है जैसे बहुत ही मस्त बंदा हो, बहुत अमेजिंग बंदा हो और कैप्टन अमेरिका की आराम से जगह ले सकता है। लेकिन शो के एंड तक जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसके इंटेंशन सही नहीं है और इसके अंदर इतना ईगो भरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही गवर्नमेंट हूं, मैं ही कैप्टन अमेरिका, सब कुछ मुझे मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉमिक बुक रेफरेंस बहुत अच्छा मिला है कि शुरुआत में तो ये दिखाया जाएगा बिल्कुल सभ्य कैरेक्टर की तरह, लेकिन जैसे ही शो खत्म होने वाला होगा ये अपनी औकात दिखा देगा। कुछ अगले सीन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जॉन वॉकर जब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जॉन वॉकर कुछ लोगों के हाथ में जो एक्शन फिगर्स है उनके ऊपर साइन कर रहा है। टिपिकली एक्शन फिगर्स इतनी आसानी से नहीं और इतनी जल्दी से नहीं बनाए जा सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसका प्लान ये था कि किसी तरह से सैम से शील्ड मिल जाए, उसके बाद हम खुद का कैप्टन अमेरिका अपॉइंट कर देंगे। ये बात और भी ज्यादा प्रोबेबल हो जाती है क्योंकि जो बिहाइंड द सीन के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही उनको शील्ड मिलती है तो वो फाल्कन से शील्ड को लेकर जॉन वॉकर को देते हैं और उसको सुपर सोल्जर सीरम भी दे देते हैं। उसके बाद उसको बनाते हैं कैप्टन अमेरिका। तो गवर्नमेंट चाहती तो वो फाल्कन को ये बोल सकती थी कि तुम नए कैप्टन अमेरिका बन जाओ, और स्टीव रॉजर्स ने भी इसको चुना था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था और वो चाहती नहीं थी कि स्टीव रॉजर्स का नया जो सक्सेसर बने वो फाल्कन बने। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से यहाँ पर रेसिज्म आता है और पॉलिटिक्स आती है और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिले, तो शायद उन्होंने उससे लेकर शील्ड जॉन वॉकर को दे दी और उनको पता था कि हम चेंज करने वाले कैप्टन अमेरिका, जो कि बहुत ही गलत है। नए कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर का जो इंट्रोडक्शन सेरेमनी हो रहा है वो शूट किया जा रहा है गुड मॉर्निंग अमेरिका वाले शो पे, और गुड मॉर्निंग अमेरिका के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ये एबीसी द्वारा ओन किया जाता है और एबीसी डिज्नी की कंपनी है, तो डिज्नी वाले डिज्नी को प्रमोट कर रहे हैं डिज्नी के शो पे। नाइस ईस्टर एग्स। हम देख सकते हैं जब जॉन वॉकर गुड मॉर्निंग अमेरिका शो पे बैठा है और इंटरव्यू से बात कर रहा है तो उसने अपनी शील्ड को अपने पैरों के आसपास रख रखा है, जो कि शील्ड की डिसरिस्पेक्ट है। आने वाले सीन्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि बकी सैम को समझाता है कि शील्ड जो है वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, तुझे वो देनी नहीं चाहिए थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जॉन वॉकर इस शील्ड की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और वो खुद सीढ़ी पे बैठ गया और शील्ड को जमीन पर रख दे, वो भी अपने पैरों के पास में। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कैप्टन अमेरिका मेंटल की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, एटलीस्ट लोगों को दिखाने के लिए वो रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब उसकी खुद की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका बन जाऊं। उस शील्ड से कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी अथॉरिटीज को अपने हाथ में चाहिए। बकी जब सैम से फर्स्ट टाइम मिलने आता है तो सैम मेंशन करता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बकी कहता है कि हाँ, जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक आई थी तब मैंने पढ़ी थी, और वो कहता है ईयर 1937। मैंने गूगल पे जब चेक किया तो मुझे पता चला कि जो हॉबिट बुक है उसका जो फर्स्ट एडिशन आया था पब्लिकेशन वो आया था 21 सितंबर 1937 को। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी डिटेल ये लगी कि जो डिज्नी वाले हैं और मार्वल वाले हैं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो चाहते तो कोई और डेट यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने एक्चुअली में रियल लाइफ में जो हॉबिट का फर्स्ट एडिशन आया था उसी की जो रियलिटी वाली डेट थी उसी का इस्तेमाल किया है। So that is just great। कुछ अगले सीन्स में जब हम देख सकते हैं कि बकी एंड जो हमारा सैम हो प्लेन के अंदर होते हैं, अब सैम भी कूद जाता है विदाउट टेलिंग प्लान और बकी कूदता उसके बाद बिना पैराशूट के। ये एक्चुअली में कॉल बैक है पुरानी 2012 में आई एवेंजर्स मूवी का, जहां पर जो टोनी स्टार्क है वो बोलता है आई हैव अ प्लान अटैक और वो जंप कर जाता है। और उसके बाद जो स्टीव रॉजर्स है वो बिना पैराशूट के जंप कर जाता है। तो बिल्कुल सेम सीन है, बिल्कुल पैरेलल सीन है और ये कॉल बैक है 2012 वाली एवेंजर्स मूवी का। सेम एक तरह का कॉल बैक और दिखाया गया है कि जब बकी कूदता है और लैंड करता है उसके बाद जो हमारा सैम है वो बोलता है कि मैंने तुमको रिकॉर्ड कर लिया है और क्या मैं ये फुटेज इंटरनेट पर डाल दूं। ये एक्चुअली में रिकॉल है ब्लैक पैंथर मूवी का, जहां पर जब शूरी ब्लैक पैंथर के लिए नया सूट बनाती है और वहां पर ब्लैक पैंथर पीछे गिर जाता है तो शूरी कहते हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्या इसको इंटरनेट पर डाल दूं।
और ये रिकॉल है ब्लैक पैंथर मूवी का, जो कि काफी मुझे अच्छी डिटेल लगी। जब बकी और सैम जाते हैं अबैंडन वेयर हाउस में जहां पर फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप है, वहां पे हम देख सकते हैं जो सैम है वो बकी को बोलता है व्हाइट पैंथर, और वहां पे बकी उसको कंफर्म करता है कि व्हाइट पैंथर नहीं, मेरा नाम था व्हाइट वुल्फ। ये नाम हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारी इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, जब हमारा वकांडा किंग यानी तचाला जाता है वो उसको जगाने, तो वहां पर वो उसका नाम लेके बोलता है व्हाइट वुल्फ। अगर व्हाइट वुल्फ कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि वकांडा के पास आके गिरा था, तचाला ने उसको अंदर रख लिया था, लेकिन उसने उसको दगा दे दी थी और दोनों की लड़ाई हो जाती थी। लेकिन एमसीयू के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये डिटेल मुझे काफी अच्छी लगी। फ्लैग स्मैशर्स की, फाल्कन की, सैम की और नए वाले कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर एंड बैटल स्टार की जो फाइट ट्रक पे हो रही होती है, आपको गौर से देखना है कि एक ट्रक पे जो लाइसेंस प्लेट है उस पर वही नंबर है जो कि वांडा विजन के अंदर वांडा की कार का नंबर था। लगता है वांडा विजन में ज्यादा पैसा खर्च हो गया मार्वल का, और वो और ज्यादा लाइसेंस प्लेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सेम लाइसेंस प्लेट का इस्तेमाल किया है, सेम नंबर का इस्तेमाल किया है फाल्कन द विंटर सोल्जर में, और काफी अच्छी डिटेल है। काफी लोगों ने मिस कर दी, मैंने पकड़ ली तो मैं आपको बता रहा हूं। फ्लैग स्मैशर्स की जो ग्रुप की लीडर है कार्ली, उसने मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो सुपर सोल्जर सीरम्स के कुछ न कुछ कैरेट चुरा लिए होंगे, और जब उसको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा, तुमने मुझसे वो छीन लिया जो कि मेरा था। मेरे हिसाब से पावर ब्रोकर्स ने भेजा है, पावर ब्रोकर्स मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं जनरल रॉस के लिए। 2008 से जनरल रॉस जो है वो सुपर सोल्जर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि सुपर सोल्जर सीरम उसको मिल जाए, क्योंकि वो खुद भी रेड हल्क बनना चाहता है। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि ब्लैक विडो मूवी के अंदर एक्चुअली में हमें सुपर सोल्जर सीरम देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे यानी पावर ब्रोकर्स के पीछे में हमारे जनरल रॉस का हाथ है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जितने पावर ब्रोकर्स के बंदे हैं उनके पास जो हमारा सुपर सोल्जर सीरम था वो हमारे फ्लैग स्मैशर्स की ग्रुप ने चुरा लिया ताकि अपने आप को इंजेक्ट करके पावरफुल बना सके। टोटल 8 हमें फ्लैग स्मैशर्स देखने को मिले हैं, और मेरे ख्याल से अभी भी पावर ब्रोकर्स के पीछे जो कि उनको ढूंढ रहे हैं उनके पीछे जनरल थंडरबोल्ट रॉस का हाथ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शो में बाद में पता चलेगा कि जो रॉस है वो इन सबके पीछे पड़ा हुआ है, और वही पावर ब्रोकर्स को कंट्रोल कर रहा है, और वही चाहता है सुपर सोल्जर सीरम वापस लेना। सबसे ओल्डेस्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका यानी आइजिया ब्रैडली के घर में हम देख सकते हैं एक बच्चा भी हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये बच्चा है एलाइजा ब्रैडली, जो कि आइजिया ब्रैडली का ग्रैंडसन है। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में इसको मरणोत्तर मिलता है पेट्रियट का, यानी बाद में पेट्रियट बन जाता है, जो कि कैप्टन अमेरिका के स्पिरिट को दर्शाता है और यंग एवेंजर्स का पार्ट भी है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं, और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी तरह से यंग एवेंजर्स का सेटअप अभी किया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा अगर एलाइजा ब्रैडली एज पेट्रियट हमें देखने को मिलता है यंग एवेंजर्स मूवी में। काफी अच्छा सेटअप हो सकता है इसकी पावर्स का भी, क्योंकि इसको एक्चुअली में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है अपने दादा से यानी आइजिया ब्रैडली से, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ इस तरह का हमें देखने को मिले। बाकी कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन ये बंदा डेफिनेटली इसका ग्रैंडसन है जो कॉमिक्स में था पेट्रियट। लास्ट चीज जो मुझे पता चली है वो ये है कि आइजिया ब्रैडली बताता है कि 30 साल तक जब मैं जेल में था लोग आते थे और मेरा ब्रेड लेके जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे और उसके ब्रेड का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा सुपर सोल्जर सीरम, जिसके पीछे थंडरबोल्ट रॉस पड़ा है। तो इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है और उसको पूरा पूरा सम्मान मिलना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बकी उसको बोलता है कि मैं आपको मिलवाना चाहता हूं किसी से, और सैम उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से सैम का प्लान ये हो सकता था कि जब उसको पता चल जाता कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है तो वो शील्ड उसको देता और उसको बोलता कि अब तुम नए कैप्टन अमेरिका बन चुके हो, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सैम ऐसा ही करने वाला था, लेकिन बकी ने किसी को भी ये नहीं बताया कि आइजिया ब्रैडली नाम का एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका भी है जिसको हमारे गवर्नमेंट ने बिल्कुल 30 साल तक बंद रखा और उसके ब्लड का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर सीरम बनाया, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो ये थी गाइस वो सारी की सारी हिडन डिटेल्स जो कि मुझे देखने को मिली। अगर मुझसे अभी भी कुछ छूट गया हो तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ अब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि एपिसोड का ब्रेकडाउन यानी एक्सप्लेन वीडियो नहीं आई करेगी, सीधा हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग की वीडियो ही आई करेगी। 6 एपिसोड होने वाले हैं इस शो के अंदर, 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहानी बहुत अच्छी चल रही है। 3rd एपिसोड का मुझे इंतजार है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो और बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना खुद के थॉट्स। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।